बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अंतर्गत नियुक्तिकरण प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों, गत वीडियो में हमने नियुक्ति के बारे में जाना। नियुक्तिकरण क्या होता है? देखिए, चाहे संगठन नया हो, चाहे नया संगठन है, चाहे वह पुराना संगठन है, सभी प्रकार के संगठनों में नियुक्तिकरण का कार्य निरंतर चलता रहता है। यदि कोई नया उपक्रम स्थापित किया गया है तो उसे अपने कार्यों को संपादित कराने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उसे लोगों को अपने यहाँ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। वह नियुक्त करता है अनुभवी लोगों को और कार्यकुशल लोगों को नियुक्त करता है। साथ ही साथ जो ये पुराने संगठन हैं, इनमें भी नियुक्तिकरण की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। देखिए, यहाँ पर लोग सेवानिवृत्त होते रहते हैं, नौकरी छोड़कर जाते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि संगठन द्वारा उन्हें निकाल दिया जाता है, उनकी पदोन्नति होती है, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इससे भी यहाँ पर पद रिक्त होते हैं। पद रिक्त होने पर यहाँ पर भी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बाहर से वह आंतरिक स्रोतों से लोगों को उन रिक्त पदों पर भरा जाता है। देखिए बच्चों, नियुक्तिकरण की ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर प्रकार के संगठन में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो संगठन यह देखता है कि उसके कितने पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं और उस पर कार्य करने के लिए किस योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसका निर्धारण एक संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में वे भर्ती का कार्य करते हैं। वे लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि लोग इन रिक्त पदों पर अपने आवेदन प्रस्तुत करें। भर्ती के लिए आवेदन आ जाने के बाद उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो कि उन रिक्त पदों को भरने के योग्य होते हैं। यह होता है चयन का कार्य। देखिए, जब व्यक्ति को चयनित कर लिया जाता है, उसे अपने संगठन में नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद में उसका कार्य से परिचय करवाया जाता है, उसको पदस्थापन प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ संगठन के अन्य लोगों से परिचय कराया जाता है। देखिए, उसे पदस्थापन प्रदान किया जाएगा और उसका परिचय संगठन के अंदर उच्च अधिकारियों और उसके अधीनस्थों से करवाया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इसके बाद में जब उसे आगे बढ़ाने की बात आती है, तब समय समय पर कार्य से संबंधित उसे प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, उसका विकास करने का कार्य किया जाता है। ये सारे कार्य बच्चों जो नियुक्तिकरण है उसके अंतर्गत आते हैं। ये नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहाँ पर उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण और विकास के बाद में उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा कि वह किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या वह संगठन के लिए अच्छा कार्य कर रहा है या नहीं। उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पर उसे पदोन्नति दी जाएगी, उसके वेतन वृद्धि के बारे में सोचा जाएगा, उसके पारिश्रमिक को तय करने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, ये सारे कार्य नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत हर संगठन में चलते रहते हैं। आइए अब हम इस नियुक्तिकरण प्रक्रिया को और अच्छे से समझ लेते हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का अर्थ। प्रबंध की प्रक्रिया में नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम कार्य संगठन में कार्य शक्ति की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करना है। एक संगठन में लोगों की आवश्यकता है और उस समय भर्ती करके लोगों को नियुक्त करके उनको चयनित करके उस आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए, यह होती है नियुक्तिकरण। यह आवश्यकताएं नए उद्यम प्रारंभ करने के समय अथवा स्थापित उद्यम के विस्तृतीकरण के लिए या फिर तब उत्पन्न हो सकती है जब कोई कर्मचारी संस्था छोड़कर जाता है, सेवानिवृत्त होता है अथवा पदोन्नति या स्थानांतरण होता है अथवा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। देखिए, यह आवश्यकता कब पैदा होती है? जब कोई नया उद्यम स्थापित
किया गया हो। नया उद्यम जब प्रारंभ किया जाता है तो कार्य करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के द्वारा लोगों को नियुक्त किया जाता है। और पुराने संगठन में भी क्या होता है, लोग सेवानिवृत्त होते रहते हैं, नौकरी छोड़कर जाते रहते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। स्थानांतरण और पदोन्नति के माध्यम से वे अगले पद पर चले जाते हैं, इससे पद रिक्त हो जाते हैं। उन पदों को भरने के लिए भी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही पद के लिए सही कर्मचारियों को खोजना पर भी यह लागू होता है। देखिए, सही पद के लिए सही कर्मचारियों को खोजना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कंपनी है, उसमें कंप्यूटर कार्य के लिए, देखिए कंप्यूटर कार्य के लिए कार्मिकों की आवश्यकता है। तो इसके लिए उस फर्म में कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा। तो सही व्यक्ति सही काम पर नियुक्त किया जाना महत्वपूर्ण होता है। नियुक्तिकरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कार्य शक्ति की आवश्यकताओं को समझने से प्रारंभ होती है, चाहे वह संगठन की अपनी आंतरिक आवश्यकता से संबंधित हो या उन संभावित स्रोतों के द्वारा जिनकी पूर्ति संगठन के बाहर के स्रोतों से हो। देखिए, सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि कार्य शक्ति की कितनी आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता एक संगठन में है जो कि उसके कार्य को चलाने के लिए आवश्यक है। अब इनकी पूर्ति या तो आंतरिक स्रोत से हो सकती है या तो फर्म इनकी पूर्ति अपने अंदर से कर सकती है, यानी उसके अलग अलग विभागों में से लोगों को लाकर उन रिक्त पदों को वह भर सकती है। इसके लिए वह स्थानांतरण और पदोन्नति का सहारा ले सकती है या फिर वे बाह्य स्रोत का सहारा लेकर बाहर से लोगों की भर्ती कर सकती है, लोगों को अपने यहां नियुक्त कर सकती है। नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया के रूप में किसी भी संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन जो मानवीय पूंजी है का अधिग्रहण, प्रतिधारण तथा विकास करती है। देखिए, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत नए जो मानवीय संसाधन हैं उनको एक संगठन में अपनाया जाता है, उनका अधिग्रहण किया जाता है, उनका प्रतिधारण किया जाता है, उनको प्रशिक्षण देकर उनका विकास करने का कार्य किया जाता है। ये सभी कार्य नियुक्तिकरण प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया के चरण, नियुक्ति प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं वो देख लेते हैं बच्चों। पहला चरण है मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना। देखिए, इसके अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, साथ ही साथ किस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, इसका पता लगाया जाता है। और यह भी देखा जाता है कि संगठन के अंदर, उपक्रम के अंदर किसी कार्य को करने के लिए कितने संसाधन, कितने मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं। तो यह होता है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। इसके बाद कार्य होता है भर्ती का कार्य। देखिए, जो रिक्त पद आए थे, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करने पर जो रिक्त पद ज्ञात हुए थे, उन रिक्त पदों को भरने के लिए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित करने का कार्य भर्ती के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए विज्ञापन व कई अन्य माध्यमों का सहारा लिया जाता है कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, आवेदन करें। इन आवेदनों के आने पर चयन का कार्य किया जाता है। जो आवेदन आए हैं उन आवेदकों में से उपयुक्त व्यक्ति को चुनने का कार्य चयन कार्य के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, यहां पर जो योग्य व्यक्ति होता है, जो कुशल व्यक्ति होता है और जो उस पद के संबंध में योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है और अन्य लोगों की छटनी कर दी जाती है। इसके बाद में आता है अनुस्थापन तथा अभिविन्यास। देखिए, चयनित किए गए व्यक्ति को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है और उसका अनुस्थापन करवाया जाता है, यानी जिस पद के लिए उसे नियुक्त किया गया है उस पद से उसका परिचय करवाया जाता है, उस पद पर उसे कार्यभार ग्रहण करवाया जाता है। तथा अभिविन्यास यानी उसके जो अधिकारी हैं, उसके जो अधीनस्थ हैं, सहकर्मी हैं, उससे उनका परिचय करवाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कर्मचारी के लिए। यह उसके वहाँ के माहौल से तालमेल बैठाने के लिए बहुत जरूरी कार्य होता है। इसके बाद प्रशिक्षण तथा विकास। देखिए, संगठन में किस प्रकार का कार्य होता है और उस कार्य को करने के लिए कर्मचारी में कुशलता को विकसित करने के लिए
प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके कौशल को विस्तृत करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तथा विकास कार्य किया जाता है। देखिए, इससे उसका कार्य कुशल होता है, कार्य कुशलता पूर्वक होता है, साथ ही साथ वह कार्य निपुणता के साथ कर लेता है। इसके बाद में उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों को देखा जाता है और उसके निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर उसके भविष्य की रूपरेखा तय की जाती है। अगला आता है पदोन्नति एवं भविष्य नियोजन। देखिए, जो उसके कार्य हैं उसके मूल्यांकन करने के उपरांत उसकी पदोन्नति के बारे में सोचा जाता है और भविष्य में उसकी क्या कार्य रहेंगे, किस प्रकार से वह कार्य करेगा, उसकी योजना बनाई जाती है। यह भी नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है और इसी के अंतर्गत उसके पारिश्रमिक को भी निश्चित किया जाता है। उसके कार्यों को देखकर उसे कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसे क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, यह भी इस नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। अब इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। आइए, नियुक्ति प्रक्रिया के चरण के मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। देखिए, प्रत्येक कार्य पद के निष्पादन के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हर संगठन में कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी नियुक्ति की जाती है। क्रियात्मक रूप से मानव शक्ति आवश्यकताओं के लिए एक तरफ कार्यभार विश्लेषण की आवश्यकता है तथा दूसरी तरफ कार्य शक्ति विश्लेषण की। इसके लिए क्या होता है? कार्यभार विश्लेषण किया जाता है, इसके लिए कार्य शक्ति का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, एक संगठन में कार्य करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, उस कार्य को अभी कितने लोग कर रहे हैं और वैसे उसे कितने लोग करते, तो इसका आकलन कार्यभार विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। मान लीजिए 100 यूनिट तैयार करनी है, किसी वस्तु की 100 यूनिट का उत्पादन करना है। एक व्यक्ति केवल 10 यूनिट ही उत्पादन कर सकता है, लेकिन अभी उस फर्म में 10 कार्मिकों की आवश्यकता के स्थान पर केवल 8 कार्मिक ही उपलब्ध हैं। यानी इन लोगों पर अभी बहुत अधिक भार है काम को पूरा करने का। उत्पादन तो इतना ही करना है, लेकिन 10 लोगों का काम अभी कौन कर रहा है? केवल 8 व्यक्ति ही कर रहे हैं। तो यहाँ यह देखा जाता है कितने लोगों पर भार है, कितने लोगों की आवश्यकता है और किस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। कार्यभार विश्लेषण विभिन्न कार्यों के निष्पादन तथा संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कितनी संख्या में तथा किस प्रकार के मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी इत्यादि के निर्धारण को संभव बनाता है। देखिए, इससे यह पता चलता है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता संगठन को होगी। इस आवश्यकता का पता इसके द्वारा लगाया जाता है। कार्य शक्ति विश्लेषण से पता चलता है कि कितनी संख्या में तथा किस प्रकार के मानव संसाधन उपलब्ध हैं। देखिए, कार्य शक्ति विश्लेषण के माध्यम से ये पता लगता है कि एक संगठन में किस योग्यता वाले और किसी पद पर कार्य करने वाले कितने लोग उपलब्ध हैं, उनकी संख्या के बारे में इसके माध्यम से पता चलता है। नियुक्तिकरण का आधिक्य तथा न्यूनता दोनों ही स्थितियां संगठन के लिए वांछनीय नहीं है। देखिए, किसी संगठन में कार्य करने के लिए केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है किसी काम को, और वहां पर उनकी बहुत अधिकता है। उस कार्य को करने के लिए वहां पर 5 आदमी नियुक्त किए हुए हैं पहले से, तो यह आधिक्य भी उस फर्म पर भार के समान होता है। ये जो अधिक लोग काम कर रहे हैं यह उस संगठन पर भार की तरह होते हैं, क्योंकि इन्हें वेतन देना होता है, पारिश्रमिक देना होता है। साथ ही साथ किसी संगठन में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और वहां पर कार्य केवल 2 लोग ही कर रहे हैं, तो यह न्यूनता भी उस संगठन के कार्यों को प्रभावित करती है। जब आवश्यकता से अधिक नियुक्तियां होती है तो कर्मचारियों को निकालने, पदच्युत करने अथवा उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि लोग अधिक संख्या में कार्यरत हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाता है, उन्हें पदच्युत किया जाता है, साथ ही साथ उनके स्थानांतरण भी किए जाते हैं। कम नियुक्तिकरण की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता पड़ती है, और जब पद रिक्त होते हैं तब भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। नए लोगों को उपक्रम में लाया जाता है, उन रिक्त पदों को भरने का कार्य प्रारंभ किया जाता है।
मानव शक्ति आवश्यकताओं के लिए कुछ बातों का निर्धारण जैसे वांछित योग्यताएं, अनुभव, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा अन्य का निश्चय करना आवश्यक है। देखिए किस प्रकार की मानव शक्ति की आवश्यकता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनमें कितना अनुभव होना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इन सब का आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है। भर्ती, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह सकारात्मक क्रिया मानी जाती है। संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया तथा उन्हें संगठन में पदों के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करने को भर्ती कहते हैं। जो रिक्त पद हैं हमारे पास, जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लोग अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें, इसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इस चरण में संभावित प्रत्याशियों को खोजना अथवा वे स्रोत जहां से संभावित प्रत्याशी लिए जा सकते हैं पता लगाना सम्मिलित है। देखिए इस चरण में जो संभावित प्रत्याशी है उन्हें खोजने का कार्य किया जाता है और इसके लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, चाहे वह स्रोत आंतरिक स्रोत हो चाहे वह बाह्य स्रोत हो, उस स्रोत का पता लगाया जाता है कि किस स्रोत से हमें इस रिक्त पद को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में वो आवेदन करें। इसके लिए इसके पता लगाया जाता है। आंतरिक स्रोतों का प्रयोग एक सीमित रूप में किया जाता है। देखिए आंतरिक स्रोतों से सीमित संख्या में ही कार्मिक उपलब्ध हो सकते हैं, तो इसका प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है। नए प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए तथा विस्तृत विकल्प के लिए बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। यदि अधिक संख्या में लोगों को भर्ती करना हो तो इसके लिए बाह्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ संगठन में नए प्रतिभावान लोग आएं, इसके लिए भी बाह्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है। चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भर्ती के समय बनाए गए संभावित पद प्रत्याशियों के समूह में से उपयुक्त कर्मचारियों को चुनती है। देखिए आवेदन आए, कई कर्मचारियों ने, कई लोगों ने रिक्त पद के लिए आवेदन किया, इसके बाद कार्य प्रारंभ होता है उनमें से उपयुक्त व्यक्ति के चयन का। जो रिक्त पद को भरने के लिए उपयुक्त हो, योग्य हो, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है। जो उपयुक्त व्यक्ति है उसका चयन कार्य प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए योग्य प्रार्थियों को चुना जाता है, जिसके लिए रोजगार परीक्षाएं लेना, साक्षात्कार एवं चिकित्सीय जांच सम्मिलित है। और इसके लिए क्या किया जाता है, रोजगार परीक्षाएं ली जाती है, कई प्रकार की अलग अलग परीक्षाएं ली जाती है, उनका साक्षात्कार लिया जाता है, उनकी चिकित्सीय जांच होती है, उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों की जांच करवाई जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। जो परीक्षा तथा साक्षात्कार में सफल होते हैं उन्हें रोजगार अनुबंधन प्रस्ताव दिया जाता है, जो एक लिखित दस्तावेज होता है। रोजगार अनुबंधन प्रस्ताव जो कि लिखित रूप में होता है वह चयनित व्यक्तियों को दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की कठोरता दो मुख्य प्रयोजनों की पूर्ति करता है। यह सुनिश्चित या आश्वस्त करती है कि संस्था को उपलब्ध व्यक्तियों में सबसे योग्य व्यक्ति प्राप्त हो। देखिए चयन प्रक्रिया को कठोर बनाकर यह आश्वस्त हो जाता है प्रबंधन कि उन्हें जो भी कार्मिक प्राप्त होंगे वे कैसे होंगे, योग्य होंगे। वे सबसे योग्य व्यक्तियों को ही अपने यहाँ चुनने का कार्य इस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। चयनित कर्मचारियों के स्वयं के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, और जब चयन प्रक्रिया बड़ी कठोर होती है तो वह चयनित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, उनके अपने सम्मान को बढ़ाने का कार्य भी करती है। उन्हें लगता है कि वो कई सारे अभ्यर्थियों में से चुने गए हैं, वे इस कार्य को करने के योग्य हैं, उनका अपना आत्मसम्मान बढ़ता है। अनुस्थापन तथा अभिविन्यास। अनुस्थापन से तात्पर्य कर्मचारी के पदभार संभालने से है जिसके लिए उसका चयन हुआ है। इसके अंतर्गत कर्मचारी को उसका पदभार संभाला जाता है जिस पद के लिए उसका चयन किया गया है। अनुस्थापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके द्वारा ही सही कार्य पर सही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। देखिए अनुस्थापन के माध्यम से ही जिस कार्य के लिए व्यक्ति का चयन किया गया है उस कार्य पर उस व्यक्ति को लगाया जाता है। अभिविन्यास की प्रक्रिया कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों से मिलवाने का अवसर देती है
तथा उन्हें संस्था के नियमों एवं नीतियों से अवगत कराती है। देखिए, अभिविन्यास के माध्यम से कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी से मिलता है, अपने अधीनस्थ से मिलता है और अपने सहकर्मियों से मिलता है। साथ ही साथ वह संगठन के उपक्रम के नियमों और नीतियों से भी परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों का उच्च अधिकारियों, अधीनस्थ तथा सहकर्मियों से उनका परिचय कराया जाता है। उन्हें जिस पद के लिए चयनित किया गया है उसका कार्यभार दिया जाता है। संस्था से परिचय कराने की यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्था से परिचय कराने की जो यह प्रक्रिया होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे यह पता चलता है कि कर्मचारी उस संगठन में रुकेगा या नहीं रुकेगा। वह कर्मचारी के मन में संगठन के प्रति एक छवि बनाने का कार्य करती है और जो पहली छवि होती है वही अंतिम छवि मानी जाती है। जो कर्मचारियों के कार्य निष्पादन तथा यह निर्णय कि वह संस्था में टिके रहें पर एक दूरगामी प्रभाव डालती है। वह उनके कार्य निष्पादन पर प्रभाव डालती है और उनके संगठन में टिके रहने पर भी प्रभाव डालती है कि वे लंबे समय तक संगठन में टिके रहेंगे या नहीं टिके रहेंगे। प्रशिक्षण तथा विकास। व्यवस्थित प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने में सहायता करता है। देखिए, जब व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को दिया जाएगा तो वह उसके ज्ञान में वृद्धि करेगा, उसकी कुशलता को बढ़ाने का कार्य करेगा, उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि इससे होगी, उसका मनोबल भी बढ़ेगा। कर्मचारियों को सभी दृष्टियों से निपुण व उन्नत बनाना विकास कहलाता है और सभी दृष्टियों से उन्नत बनाना, निपुण बनाना यह विकास के अंतर्गत आता है। यह वह प्रक्रिया जिसमें कर्मचारी वर्तमान काम में कुशलता प्राप्त करते हैं तथा भविष्य में उच्चतर कार्य संभालने के लिए क्षमताओं को बढ़ाते हैं। देखिए, प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें कुशलता आती है जिससे वे वर्तमान काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक मशीन है, उसको चलाने के लिए किसी कर्मचारी को बहुत अधिक कुशलता की आवश्यकता है, तो ऐसे में उसे प्रशिक्षण देकर उस मशीन को ऑपरेट करने के योग्य बनाया जा सकता है, उसमें कुशलता विकसित की जा सकती है। जब वह अच्छे तरीके से इस कार्य को कर लेगा तो भविष्य में वह उच्च पद पर जाने के लिए अग्रसर हो सकेगा। इस प्रक्रिया से संस्थान भी लाभान्वित होते हैं, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वे बेहतर रूप से कार्य का निष्पादन करते हैं तथा इस प्रकार से संगठन की कार्य कुशलता तथा उसे प्रभावपूर्ण बनाने में अपना अधिक योगदान देते हैं। देखिए, जब कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे, वे हर कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे तो इसका लाभ संगठन को भी प्राप्त होगा, संगठन को भी उसका फायदा पहुंचेगा। उसके जो उद्देश्य हैं वे समय पर पूरे होंगे, वे कम लागत पर अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, तो इससे कार्यकुशलता भी बढ़ेगी और प्रभावपूर्णता भी संगठन में उत्पन्न होती है। कर्मचारियों को जीवन वृत्ति में प्रगति तथा उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने से संस्थाएं संस्था में प्रतिभावान व्यक्तियों को बनाए रखने में समर्थ होती है। देखिए, जब समय समय पर प्रशिक्षण मिलेगा, कर्मचारियों के विकास के अवसर वहां उपलब्ध होंगे तो उनकी जीवन वृत्ति में भी प्रगति होगी और उनके उन्नति के अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। इससे संगठन इन प्रतिभावान व्यक्तियों को अपने यहां रोके रखने में सक्षम हो सकती हैं। उन्हें बार बार नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें नए लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया में नहीं जाना होगा। पदोन्नति एवं भविष्य नियोजन। देखिए, संगठन गतिशील होते हैं और उनमें कर्मचारियों को समय समय पर पदोन्नति दी जाती है, उनका स्थानांतरण किया जाता है, तो इससे कर्मचारी प्रेरित होकर कार्य करते हैं। संगठन गतिशील होते हैं, परिणाम स्वरूप लोगों के उच्च पदों की और प्रगति की निरंतर आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को उच्च पदों पर लगातार बढ़ाया जाता रहता है। जो योग्य कर्मचारी होते हैं उन्हें समय समय पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। इसमें व्यक्तियों की पदोन्नति, हस्तांतरण एवं उन्नति से जुड़ी क्रियाएं सम्मिलित होती है। देखिए, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है। पदोन्नति, समय समय पर उन्हें पदोन्नति दी जाती है, उन्हें कार्यों का अनुभव लेने के लिए हस्तांतरित किया जाता रहता है, साथ ही साथ उनकी उन्नति से जुड़ी हुई कई अन्य कार्य भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। पारिश्रमिक, मजदूरी अथवा वेतन का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो उचित हो।
हर संगठन यह चाहता है कि उसके यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन का जो ढांचा है वह अच्छा हो, ताकि जो कर्मचारी हैं वे अच्छे तरीके से वहाँ पर कार्य करें, लंबे समय तक उस संगठन के साथ कार्य करें। पारिश्रमिक से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके संगठन के लिए योगदान के बदले प्राप्ति से है। संगठन के लिए जो कर्मचारी योगदान देते हैं अपना, उसके बदले उन्हें जो प्राप्त होता है वही पारिश्रमिक होता है। कर्मचारी अपनी सेवाएं 3 प्रकार के प्रतिफल के लिए देते हैं। पहला वेतन, दूसरा सुविधाएं एवं प्रलोभन। देखिए, वेतन उनके कार्य के आधार पर और उनके काम करने की अवधि के आधार पर दिया जाता है। सुविधाएं, उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जैसे बीमा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन की सुविधा दी जाती है। प्रलोभन के अंतर्गत बोनस, कमीशन, लाभों में हिस्सेदारी आदि आते हैं। वेतन से अभिप्राय मूल मजदूरी एवं पारिश्रमिक भत्ते से है, जो कर्मचारी को अवधि व कार्य के आधार पर मिलते हैं। जितने समय उसने कार्य किया है या जिस प्रकार का उसने कार्य किया है, उसके आधार पर उसका पारिश्रमिक तय किया जाता है। प्रलोभन में बोनस, कमीशन एवं लाभ में हिस्सेदारी की योजनाएं सम्मिलित है। सुविधाएं जैसे बीमा, चिकित्सा, मनोरंजन, अवकाश प्राप्ति आदि परोक्ष पारिश्रमिक हैं। देखिए, जो सुविधाएं होती हैं इन्हें हम परोक्ष पारिश्रमिक भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त प्रबंधकों को कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती है। देखिए, कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी एक संगठन के प्रबंधकों को करनी होती है, जो कर्मचारियों को भौतिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इनसे कानूनी जो औपचारिकताएं हैं, इनसे कर्मचारियों को भौतिक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, वित्तीय प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। बच्चों, आज हमने नियुक्तिकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये चरण चाहे नया उद्यम हो, चाहे पुराना उपक्रम हो, सभी जगह यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।